आज की क्लास में हम डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के पेपर फर्स्ट में प्रकृतिवाद का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रकृतिवाद को हम अन्य नामों से भी जानते हैं, जैसे कि सिद्धांतवाद और प्रणालीवाद। ये दो नाम भी प्रकृतिवाद के ही नाम हैं। इंग्लिश में प्रकृतिवाद को नेचुरलिज्म कहते हैं और ये दो शब्दों से मिलकर बना है, नेचुरल प्लस इज्म, नेचुरलिज्म। प्रकृति शब्द का प्रयोग दो अर्थों में करते हैं, पहला भौतिक प्रकृति और दूसरा बालक की प्रकृति। तो ये आप समझ सकते हैं कि भौतिक प्रकृति से मतलब होता है बच्चे के बाहर जो भी कुछ है, यानी कि वातावरण, तो वो होता है आपकी बाह्य प्रकृति। बालक की प्रकृति से मतलब होता है बालक के अंतर्निहित जो भी गुण होते हैं, जो भी शक्तियाँ होती हैं, उसकी जो भी जन्मजात विशेषताएं होती हैं, वो सब आपकी बालक की प्रकृति के अंतर्गत आती हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मूल प्रवृत्तियाँ, आवेग, क्षमताएं जिन्हें बालक जन्म से अपने साथ लाता है, वो बालक की प्रकृति के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पर प्रकृति को कितने अर्थों में प्रयोग किया गया है? दो अर्थों में, पहला भौतिक प्रकृति, दूसरा बालक की प्रकृति। भौतिक प्रकृति से आप समझ सकते हैं आसपास का जो भी भौतिक वातावरण है। अब हम देख लेते हैं कुछ परिभाषाएं। सबसे पहले हम परिभाषा देखते हैं जेम्स वार्ड के अनुसार। जेम्स वार्ड ने कहा है, प्रकृतिवाद वह सिद्धांत है जो प्रकृति को ईश्वर से पृथक करता है, आत्मा को पदार्थ के अधीन करता है और अपरिवर्तनीय नियमों को सर्वोच्चता प्रदान करता है। इनके अनुसार जो प्रकृति है वो ईश्वर से पृथक है, ईश्वर से अलग है, और आत्मा है वो पदार्थ के अधीन है, और प्रकृति के कुछ अपने अपरिवर्तनीय नियम होते हैं और वही सर्वोच्च नियम है। आगे देखते हैं ब्राइस के अनुसार, प्रकृतिवाद एक प्रणाली है जिसकी प्रमुख विशेषता आध्यात्मिकता का विरोध या बहिष्कार करना है। तो यहाँ पर ब्राइस के अनुसार कहा गया है कि जो प्रकृतिवाद है उसका क्या है कि वो आध्यात्मिकता का विरोध करती है। यहाँ पर आध्यात्मिकता को कोई भी स्थान नहीं दिया गया है। अब हम देख लेते हैं प्रकृतिवाद की विशेषताएं कि आखिर प्रकृतिवाद की क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे पहली विशेषता प्रकृतिवाद की है कि यहाँ पर प्रकृति को सर्वोपरि माना गया है। इसके अलावा ईश्वर, आत्मा आदि की सत्ता नहीं मानता है। जो प्रकृतिवाद है वो प्रकृति को ही सर्वोपरि मानता है कि यहाँ पर जो भी कुछ है वो प्रकृति ही है, इसके अलावा कुछ भी ईश्वर आत्मा जैसी कोई भी चीज नहीं है। आगे देखिए, संसार की उत्पत्ति प्रकृति से हुई है और अंत में सभी कुछ प्रकृति में विलीन हो जाता है। दूसरा पॉइंट कहता है कि जो भी कुछ आपको दिख रहा है वो सब कुछ प्रकृति से ही उत्पन्न हुआ है और आखिर में सब कुछ प्रकृति में ही मिल जाएगा। आगे देखिए, यह संसार भौतिक है तथा आध्यात्मिकता का विरोध करता है। ये सारी विशेषताएं प्रकृतिवाद की हैं कि यहाँ पर आध्यात्मिकता का विरोध किया गया है, सिर्फ और सिर्फ सत्य माना गया है। तो सिर्फ भौतिक जगत को, संसार को ही सत्य माना गया है, ब्रह्मांड को ही प्रकृति का अंश माना गया है, ब्रह्मांड को भी प्रकृति का ही एक अंश माना गया है। आत्मा को पदार्थ के अधीन स्वीकार करता है। प्रकृतिवाद क्या कहता है कि जो आत्मा है वो पदार्थ के अधीन है। सत्य ज्ञान का अनुभव एवं बोध प्राप्त करने में इंद्रियों का अतिशय महत्व होता है। जो भी आप ज्ञान प्राप्त करते हैं, जो भी आप सत्य को ढूंढते हैं, पता लगाते हैं, जो भी आप अनुभव करते हैं, वो सब कुछ आपको इंद्रियों की वजह से ही मिलता है, और ये इंद्रियां भी आपकी प्रकृति की देन है। यानी कि कहने का अर्थ यह है कि प्रकृति से परे कुछ भी नहीं है, ऐसा प्रकृतिवाद के अनुसार है। आगे देखते हैं प्रकृतिवाद में शिक्षा का अर्थ। तो यहाँ पर कहा गया है कि प्रकृतिवादी शिक्षा को स्वाभाविक विकास की प्रक्रिया मानते हैं। ये मानते हैं कि जो शिक्षा है वो स्वाभाविक रूप से विकसित होती है, बच्चा स्वाभाविक रूप से सीखता है। आगे देखिए, प्रकृतिवादी शिक्षा दार्शनिक। कुछ प्रकृतिवादी शिक्षा दार्शनिकों के यहाँ पर नाम दे रखे हैं, तो जैसे बेकन, कमेनियस, स्पेंसर, रूसो। इन नामों को आप ध्यान रखिएगा। अगर आपसे एक नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है कि इनमें से कौन प्रकृतिवादी शिक्षा दार्शनिक है, तो अगर ये ऑप्शन में होते हैं तो आप इनको टिक कर सकते हैं। आगे देखिए, रूसो के अनुसार सच्ची शिक्षा वह है जो व्यक्ति के अंदर से प्रस्फुटित होती है, यह इसकी अंतर्निहित शक्तियों की अभिव्यक्ति है। रूसो के अनुसार कहा गया था कि जो भी व्यक्ति के अंदर जो शक्तियाँ होती हैं, अंतर्निहित शक्तियाँ होती हैं, उनका विकास करना ही शिक्षा का मेन उद्देश्य होता है। तो आगे देखिए, हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार शिक्षा से आशय अंतः शक्तियों का बाह्य जीवन के साथ समन्वय स्थापित करना है। लगभग इन्होंने भी बिल्कुल वैसी ही बात कही गई है कि जो भी हमारे अंदर शक्तियाँ हैं पहले से मौजूद, उनका बाहर की दुनिया के साथ, बाहर जीवन के साथ सामंजस्य समन्वय स्थापित कर सके, वही शिक्षा हमारी सही शिक्षा है, सच्ची शिक्षा है। आगे देखिए विशेषताएं कि प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा की विशेषताएं क्या क्या हैं, शिक्षा के अंतर्गत क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट आप देखते हैं, प्रकृति का अनुसरण करने पर बल। आपको क्या करना है? प्रकृति का अनुसरण करना है, प्रकृति से ही आपको सीखना है, कहने का मतलब ये है। दूसरा है शिक्षा प्रक्रिया में बालक को केंद्रीय स्थान। यहाँ पर बालक को आपका केंद्रीय स्थान मिला हुआ है, केंद्र में बालक है। दूसरा है बालक की स्वतंत्रता पर बल। यहाँ पर बालक को फ्रीडम देनी चाहिए, उसे सीखने के लिए उसके सीखने के हिसाब से उसको स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। पुस्तकीय ज्ञान का विरोध। यहाँ पर पुस्तकीय ज्ञान का विरोध किया गया है। निषेधात्मक शिक्षा पर जोर, प्रगतिशीलता और इंद्रिया ज्ञान के द्वार। तो ये सारी विशेषताएं किसकी हैं? प्रकृतिवाद के अनुसार ये सारी शिक्षा की विशेषताएं हैं कि शिक्षा हमारी इस तरीके से होनी चाहिए। आगे देखिए, प्रकृतिवाद व शिक्षा के उद्देश्य। समग्र जीवन का विश्लेषण, वह जीवन की
5 प्रमुख क्रियाओं के माध्यम से करता है। प्रकृतिवाद जो पूरा जीवन है उसका जो विश्लेषण किया है प्रकृतिवाद के अनुसार, वो 5 प्रमुख क्रियाओं के माध्यम से किया है। तो हम आगे देखते हैं वो 5 प्रमुख क्रियाएं क्या हैं जो स्पेंसर के अनुसार निम्नलिखित हैं। पहली है आत्मरक्षा। दूसरी है, सबसे पहला पॉइंट यही होता है कि हमको खुद की रक्षा करनी होती है। दूसरी, जीवन की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति। तो जीवन की जो भी आपकी मौलिक आवश्यकताएं उनकी पूर्ति करना आपके जीवन का दूसरा लक्ष्य होता है। संतति पालन। तीसरा है सामाजिक राजनीतिक संबंधों का निर्वहन और अवकाश के समय का सदुपयोग। जो भी इन सब चीज़ों की आवश्यकताएं पूरी होने के बाद जो अवकाश मिलता है तो उसका भी समय का सदुपयोग होना चाहिए। आगे देखिए, रूसो के अनुसार जब तक बालक अपने प्राकृतिक रूप में रहता है तब तक वह सद्गुणी, शुभ तथा श्रेष्ठ होता है, परंतु मानव व समाज की संपर्क में आकर वह विद्रूप हो जाता है। ईश्वर सब वस्तुओं को अच्छी बताता है किंतु मानव हस्तक्षेप से वह अनिष्टकारी बन जाती है। ये रूसो ने कहा है कि प्राकृतिक रूप से सब कुछ बहुत अच्छा, सद्गुणी, शुभ, श्रेष्ठ होता है, बट जब वह समाज या मानवों के संपर्क में आता है, उसमें आने के बाद उसके अंदर जो भी दोष आते हैं वो उसमें समाज के संपर्क में आने के बाद आते हैं। अब हम आगे पाठ्यक्रम देख लेते हैं जो हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार है, जो एक व्यापक और विस्तृत पाठ्यक्रम है। तो यहाँ पर पाठ्यक्रम को 5 क्रियाओं में, जिस तरीके से हमने ऊपर पढ़ा था कि समग्र जीवन को का जो विश्लेषण है वो 5 प्रमुख क्रियाओं के आधार पर किया गया है, तो उन्हीं क्रियाओं के आधार पर यहाँ पाठ्यक्रम को 5 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है आत्मरक्षा संबंधी, दूसरा जीविकोपार्जन संबंधी, तीसरा है संतति पालन संबंधी, चौथा सामाजिक व राजनीतिक और 5वां है अवकाश के समय का सदुपयोग। सबसे पहले आत्मरक्षा संबंधी के अंतर्गत आप देखेंगे शरीर विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान, सैन्य विज्ञान और व्यायाम। यहाँ पर हमको शरीर विज्ञान की भी पाठ्यक्रम को शामिल किया गया है, स्वास्थ्य विज्ञान को, सैन्य विज्ञान और व्यायाम। इसके अलावा और भी विषय आत्मरक्षा संबंधी के अंतर्गत आएंगे। आगे देखिए, जीविकोपार्जन संबंधी में आएगा आपका गणित, विज्ञान, भूगोल आदि। संतति पालन में आपका आएगा यौन विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान, बाल मनोविज्ञान, गृह विज्ञान आदि। सामाजिक व राजनीतिक में आप देखते हैं समाज विज्ञान, इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र। और 5th पॉइंट में आप देखेंगे अवकाश के समय का सदुपयोग में आप देखते हैं संगीत, ललित कलाएं, साहित्य आदि। तो ये हो गया पाठ्यक्रम आपका प्रकृतिवाद का। और आगे देखते हैं हम शिक्षण विधि में सबसे पहले आप देखिए स्व अधिगम विधि, खुद से सीखना, स्वयं। दूसरी है करके सीखना, बच्चा करके सीखता है। तीसरी है खेल विधि, खेल में सीखेगा। भ्रमण विधि, और भ्रमण से तो आप समझते ही हैं कि प्रकृति को अनुसरण करेगा, उसको देखेगा, समझेगा और सीखेगा। उपरोक्त शिक्षण विधि को ध्यान में रखकर अनेक प्रकृतिवादी शिक्षा दार्शनिक ने निम्नलिखित शिक्षण प्रणाली का समर्थन किया। तो इन शिक्षण विधियों को ध्यान में रखते हुए और भी प्रकृतिवादी शिक्षा दार्शनिक ने और भी शिक्षण विधियां बनाई हैं, जिनके नाम कुछ इस प्रकार हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो देखिए, पहली है डॉल्टन प्रणाली, दूसरी है मोंटेसरी प्रणाली, तीसरी है ह्यूरिस्टिक प्रणाली, चौथी है योजना प्रणाली, 5वीं निरीक्षण प्रणाली और 6वीं है किंडरगार्टनर प्रणाली। आगे देखिए, संक्षेप में व्यवहारिक, क्रियात्मक, प्रयोगात्मक शिक्षण विधियों के प्रणेता प्रकृतिवादी ही हैं। तो ये आप शॉर्ट में समझ सकते हैं कि जो भी शिक्षण विधियां, व्यवहारिक, क्रियात्मक और प्रयोगात्मक जितनी भी शिक्षण विधियां हैं वो सबके प्रणेता प्रकृतिवादी ही हैं। आगे देखिए, शिक्षक की भूमिका यहाँ पर है निरीक्षणकर्ता के रूप में, पथ प्रदर्शक के रूप में, बाल प्रकृति ज्ञाता, भ्रमणकर्ता, मितवाकी, प्रायोगिक ज्ञान से भिज्ञ। तो ये सारी विशेषताएं किसकी हैं यहाँ पर? शिक्षक की। ये शिक्षक के अंदर ये सारी विशेषताएं होनी चाहिए। आगे देखिए, शिक्षार्थी की क्या भूमिका है? तो शिक्षार्थी यहाँ पर आपका केंद्र बिंदु है, बालक विद्यार्थी को यहाँ पर केंद्र में रखा गया है। अनुशासन तो यहाँ पर अदमनात्मक अनुशासन का विरोध किया गया है और मुक्त्यात्मक अनुशासन की बात की गई है। प्रकृतिवादी विचारकों का मानना है कि गलत कार्यों के लिए प्रकृति स्वयं दंड करेगी तथा अच्छे कार्यों के लिए पुरस्कृत करेगी। विद्यालय को प्रकृति के अनुरूप होना चाहिए और वास्तविक विद्यालय तो प्रकृति स्वयं ही है। ये यहाँ पर ये विद्यालय की भूमिका है। तो इस तरीके से आज हमारा ये टॉपिक प्रकृतिवाद यहाँ पे खत्म होता है। आगे के टॉपिक में हम प्रयोजनवाद का अध्ययन करेंगे। थैंक यू।